नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्या रावण। कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हो और मस्त हो। आज मैं हूँ RN सेट विद्या मंदिर में, जहाँ पर KP ईस्ट वार्ड से लगभग 70 स्कूल के बच्चों ने इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है। थोड़ी देर पहले आपने इनॉग्रेशन देखा, इस रॉकेट को यहाँ पे लॉन्च किया, जो मेरे पीछे आप देख सकते हो। और अगर इस एग्जीबिशन की बात मैं करूँ तो ये 3 दिन चलेगा। 30 आज 30th है, 30th 31st और 1st Feb। तो अब हम अंदर जाते हैं और एग्जीबिशन देखते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि ई चलन का दौर चल रहा है। आज ATM हम कम यूज़ करते हैं, हमारे पॉकेट में जो मोबाइल होता है उसे हम ज़्यादा यूज़ करते हैं मनी ट्रांसफ़र और ट्रांजैक्शन के लिए। ट्रांसफ़र योर मनी विदाउट फियर और सिक्योरिटी। तो किस तरीके की सिक्योरिटी आप यहाँ पे दे रहे हो? हम लोग सेंट मैरी हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। ये मेरा दोस्त साई मिश्रा और मैं साहिल साबत। ये जो प्रोजेक्ट है ये ब्लॉकचेन नाम की एक टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। इसमें हम स्टार्ट एक एम्प्टी ब्लॉक से करते हैं और बाकी सारे ब्लॉक लिंक्ड रहते हैं। नॉर्मल बैंक्स में सारा डेटा एक जगह पे रहता है जिससे वो हैक हो सकता है, बट इसमें हर एक पूरा चेन वेरीफाई करता है। जब हम UPI ट्रांजैक्शंस नॉर्मली करते हैं तो हमें बहुत सारे इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि बैंक सर्वर डाउन चला गया या फिर एक बैंक से पैसा कट गया बट दूसरे बैंक में पैसा आया नहीं है। तो ये हम यूज़ करके उसको इरेडिकेट कर सकते हैं। तो बेसिकली एक ब्लॉक में जो है 3 चीज़ें स्टोर होती हैं। फ्रॉम जो हो गया आपका वॉलेट एड्रेस हो गया, जो कि नॉर्मली आप अकाउंट नंबर समझ सकते हैं। तो फ्रॉम जो है जो पैसे भेज रहा है उसका अकाउंट नंबर, जिसको वॉलेट एड्रेस बोलते हैं। टू जो है जिसको पैसे रिसीव हो रहे हैं उसका वॉलेट एड्रेस, और टाइम स्टैम्प जो है किस वक्त पर वो ट्रांजैक्शन हुआ है वो दिखाता है। और जब ये ब्लॉक बनता है तभी ये पूरा नेटवर्क से कनेक्टेड रहता है। हर नेटवर्क में 10,000 20,000 बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर्स रहते हैं। तो हर एक जब ब्लॉक बनता है तो वो वेरीफाई होता है सारे कंप्यूटर्स से। जब सब लोग इसको अप्रूवल करते हैं तभी ये ब्लॉक जाके बनता है। और अगर कोई हैकर इसमें हैक करने की कोशिश करे तो उसे जो है सारे 10,000 कंप्यूटर एक साथ हैक करने पड़ेंगे, जो कि बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और अगर इसमें कोई चेंज होता है तो ये पूरा चेन टूट जाएगा, क्योंकि हर एक के पास एक हैश कोड होता है, जो एक यूनिक कोड होता है। समझ लीजिए एक ब्लॉक का नाम है, तो अगर आप इसका डेटा चेंज करोगे तो उसका हैश भी चेंज हो जाएगा, जिसके वजह से पूरा जो चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरा चेन ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें टैम्परिंग डेटा के साथ नहीं हो सकती है, इसीलिए हमने कहा है ट्रांसफ़र योर मनी विदाउट फियर ऑफ सिक्योरिटी। और मेरा नाम ओम सोलकर है और मैं अक्षिता हूँ। हम दोनों प्रज्ञाबोधिनी हाई स्कूल से हैं। तो ये हम लोग का प्रोजेक्ट है। बेसिकली इसमें हमने क्या किया है, हम लोग के प्रोजेक्ट का नाम है दी थर्ड आई। नाम से आपको पता चल गया होगा कि हमने डिफेंस के लिए, जैसे सुरक्षा के लिए हम बोलते हैं ना, हमारे 2 आँख नहीं देख सकते, बट ये जो प्रोजेक्ट है ये तीसरा आँख है। तो इसमें हमारा जो स्कोप है, यानी कि हम जो करना चाहते हैं वो ये है कि हमें जो हमारी मिलिट्री है वो हमारे लिए बहुत कुछ करती है। तो इसलिए हम भी चाहते हैं कि हम जैसे अभी इंडिया में रह रहे, बॉर्डर्स पे हमारे मिलिट्रीज़ है, तो हम भी चाहते हैं कि हम भी कुछ अपना मतदान दें। तो इसलिए हमने ये बनाया है। तो इसमें 2 तरीके के मटेरियल्स यूज़ हुए, एक तो सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर। हार्डवेयर में हमने LED, बजर, अल्ट्रासोनिक सेंसर, आर्डिनो, ब्रेडबोर्ड और जंपर वायर्स यूज़ किए। सॉफ्टवेयर में हमने कोडिंग की हुई है। तो फिर मैं कोडिंग को आपको आगे प्रोसेस में बताता हूँ। तो ये ऐसे काम करता है। यहाँ पर एक अल्ट्रासोनिक सेंसर है जिसके 2 स्पीकर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। सो वो स्पीकर्स ही है। सो एक ट्रांसमीटर है और एक रिसीवर है। ट्रांसमीटर एक अल्ट्रासोनिक वेव रिलीज़ करता है, जो फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हिट करता है तो फिर वो रिफ्लेक्टेड वेव एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में तब्दील हो जाता है, जैसे इस तरीके से यहाँ पे। हाँ, ये। और फिर वो डेटा इन 4 बजर्स को कनेक्टेड हो जाता है। और अगर हम लोग इसको कोई भी एक्सटर्नल मॉनिटर कनेक्ट करें तो यहाँ पर हम उसकी एग्जैक्ट डिस्टेंस देख सकते हैं। लाइक यहाँ पर आप सेंटीमीटर्स में देख सकते हैं, बट क्योंकि ये हमारा प्रोटोटाइप था और एक छोटा प्रोजेक्ट था, इसलिए हमने सेंटीमीटर्स दिखाया है।
या फिर हम इसे मीटर्स या किलोमीटर्स भी दिखा सकते हैं। और ये जो सेंसर है वो 900 यानी कि 900 मीटर तक एक्सटेंड हो सकता है। और एक अच्छी बात इसके बारे में ये है कि ये हैक नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें हर टाइम अलग अलग फ्रीक्वेंसी से जो है वो बीम रेंज रिलीज होता है। तो जैसे कि पुलवामा अटैक हुआ था वो पीछे के रास्ते से हुआ था, तो हमारा जो ये जो प्रोजेक्ट है आगे तो हमारी मिलिट्री फोर्स जो है वो रेडी रहेगी, बट अगर पीछे से कोई आके हमारे पे आतंक मतलब अगर कुछ बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह करने का सोचे तो ये उस चीज़ के लिए मतलब ये जो हमने बनाया है वो बैकडोर बनाया है, ताकि पीछे से जो आर्मी लोग हैं उनको उस चीज़ के लिए सेफ्टी मिले वहाँ से। ये जो प्रोजेक्ट है ये फायर से रिलेटेड है। मेरा नाम प्रमोद प्रजापति है और इनका नाम आदर्श गुप्ता। ये हमारा स्कूल का नाम है वासुदेव विद्यालय। ये हमारा फायर अलार्म है जो कि हमने बहुत ही कम खर्चे पे इसको बनाया है। कोई भी आदमी इसको बना सकता है। यहाँ पे रे बढ़ने के कारण यहाँ रिफ्लेक्ट होने के बाद सर्किट कंप्लीट होता है, जिसके कारण अलार्म भी बजता है और जो घर का मालिक रहता है उसको इन्फॉर्म भी कर सकता है। अच्छा, जैसे इन्होंने यहाँ पे आग को सेंसर के पास लाया तो यहाँ पे एक सायरन सा बजा और उसके बाद में डायरेक्टली आप मोबाइल पे देख सकते हो कि यहाँ पे कॉल मोबाइल पे इसका अलर्ट को कॉल आ गया, जो इसके ओनर के पास ये कॉल चला जाएगा। हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाने मतलब घर की चीज़ों का ज़्यादा उपयोग किया और सिर्फ मैग्नीफाइंग ग्लास खरीदा और 100 रुपये में ही था, मतलब कम किया। आपने 100 रुपीज़ में इसको कंप्लीट कर लिया। ठीक है, थैंक यू। अगला प्रोजेक्ट जो हम देखेंगे ये है टेक्नोलॉजी एंड टॉयज़, इसको ये लोगों ने टाइटल दिया है और इसमें वेस्ट मटेरियल से वुड कैसे हम बना सकते हैं ये बच्चे हमें एक्सप्लेन करेंगे। सो माय नेम इज़ हरदीन कौर खालसा और मेरा नाम है स्वरनी जाधव। सो हम लोग बॉम्बे कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि इसमें बहुत शुगरकेन वेस्ट हो रहा है, मतलब इंडिया शुगरकेन और वाटरमेलन का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। तो जितना बड़ा प्रोड्यूसर उतना ज़्यादा वेस्ट, तो ये वेस्ट बहुत होता है इंडिया में और ज़्यादा लोग ये खाते भी नहीं, लेफ्ट ओवर ये सब। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको हम किसी जो काम की चीज़ है उसमें हम इसको एक मस्त कोई प्रोडक्ट बनाएं। तो ये करने के बाद हमने बहुत ये किया, ट्राई किया, बहुत हमारे रीटेक्स वगैरह हुए और फाइनली ये प्रोडक्ट हमारे हाथ लगा, जो है वुड, फाइबर वुड। दोस्तों ये है फाइबर वुड। हाँ। इसमें आपने क्या क्या मिक्स किया है? क्योंकि इसको फ्लैट करना और बनाना, कंप्रेस हाँ। करना, तो इसके प्रोसेस क्या है इसका? सो बेसिकली सबसे पहले तो जो वाटरमेलन का रिंड है उसे हम ड्राई करते हैं। सो उसे लाइक 15 दिन लगता है ड्राई करने के लिए। सो आफ्टर दैट हम लोग उसे ग्राइंड कर लेते हैं इन मिक्सचर। ओके, सो आफ्टर दैट हम लोग इसमें केमिकल्स डालते हैं तरह तरह के। हम लोग डालते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 10 ग्राम्स, ग्लूटेन राइस 25 ग्राम्स, कैल्शियम कार्बोनेट 30 ग्राम, सेल्यूलोज 3 ग्राम, फिर पानी 80 ml एंड लिथियम कार्बोनेट 1.5 ग्राम्स। सो ये सब डालने के बाद हमारा मिक्सचर रेडी हो जाता है। फिर बाद में हमें उस मिक्सचर को भी ड्राई करने रखना रहता है लाइक फॉर 2-3 डेज एंड देन आफ्टर दैट टू मेक इट प्रेस एंड कंप्रेस्ड हम लोग एक हाइड्रोलिक प्रेस का एक मशीन है वो हम लोग यूज़ करते हैं। सो बेसिकली हमारी एक पार्टनर थी, सो उसके यस हाँ। सो उसके फादर का एक हाइड्रोलिक प्रेसिंग मशीन था। सो हम लोग उधर गए एंड एड्रेस इज हियर। सो बेसिकली हम अभी हाइड्रोलिक प्रेस मशीन तो ला नहीं सकते। सो बिकॉज ऑफ दैट हमने एक मॉडल बनाया है थ्रू 2 सीरिंजेस जो कि उसके जैसे ही काम करता है, वाटर के फोर्स प्रेशर के साथ वो वैसे ही काम करता है एंड इट मेक्स इट कंप्रेस्ड एंड फ्लैट। हाँ, फ्लैट करता है। एंड यहाँ पे आप 2 बोर्ड्स देख सकते हो। सो बेसिकली ये जो बोर्ड है ये हमने इतने ट्रायल्स और एरर्स के बाद बनाया है एंड ये हम लोग ने बहुत पहले बनाया था जस्ट बिकॉज इसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो गई थी, बिकॉज वाटरमेलन में वाटर बहुत होता है। सो इसके लिए जब हमने पहली बार बनाया था सो बिकॉज ऑफ दैट इतने क्रैक्स आ गए ड्यू टू वाटर कंटेंट इन इट। सो आफ्टर मैनी ट्रायल्स एंड एरर्स फिर हम लोग ने ये मतलब कि सोल्यूशन लाया दैट वाटरमेलन का जो रिंड है वो कम होना चाहिए, शुगरकेन का बगैसेस ज़्यादा होना चाहिए बिकॉज उसमें ज़्यादा फाइबर रहता है। सो इसके लिए इससे फाइबर वुड बन जाता है। तो इसको किस किस चीज़ में यूटिलाइज कर सकते हैं? सो बेसिकली हम लोग इसे पेपर में यूज़ कर सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स। इट कैन ऑल्सो बी यूज इन रूरल इंडिया, मतलब कि विलेजेस में, इन स्कूल्स विच कांट अफोर्ड बेंचेस।
So for that benches fiber wood can also be used, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. सो इवन लाइक जो बच्चे हैं उन स्कूल्स के वो एटलीस्ट बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं. उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे यूजेस भी हैं जो मतलब इसमें भी यूज़ हो सकते हैं और इससे मेन जो है एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है. अभी ये बनाने के लिए लोग चाहिए तो उससे रूरल एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकती है, लोगों को काम मिल सकता है इससे. और सेकेंडली बेनिफिट ये है कि ज़्यादा पेड़ नहीं कटेंगे इसके वजह से. देखिए एनवायरनमेंट के लिए भी प्लस पॉइंट है और इसके ज़्यादा लाइफ बढ़ाने के लिए वॉलनट ऑयल का बस यूज़ करें. वॉलनट ऑयल से इसे पॉलिश करना है. एंड वन मोर थिंग, हम लोग का यहाँ पे QR है. सो बेसिकली पीपल कैन स्कैन दिस एंड वॉच द होल प्रोसेसिंग वीडियो, जिसमें हमने पूरा प्रोसेस समझाया है कितना कैसे ऐड करना है. सो यू पीपल कैन जस्ट स्कैन इट एंड वॉच द होल प्रोसेसिंग वीडियो इन टेक ऑन. ये और एक प्रोजेक्ट है जो नेचुरल रेफ्रिजरेटर. इस रेफ्रिजरेटर को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है. तो हम इन बच्चों से जानते हैं कि किस तरीके का क्या है. आमच्या शाळेचं नाव आहे श्री माधवराव भागवत हायस्कूल मराठी माध्यम, विलेपार्ले ईस्टची. आणि हे जे आहे ते घरगुती शीतकपाट आहे. म्हणजे हे पूर्ण लाकडाचं आहे. त्याच्यामध्ये कोणताही विद्युत ऊर्जा लागणार नाही आपल्याला. त्याच्यामध्ये लाकडाचा भुसा पण टाकला आहे आणि टोपल्या आहेत 2 एकावर एक ठेवले आहेत. कारण काय ना ग्रामीण भागामध्ये सगळीकडे वीज नसते आणि विजेची भारनियमन होत राहतं 7 ते 8 तास. तर आता अशा परिस्थितीत आपल्या घरातले जे साहित्य असतात ते खराब होऊन जातात. तर आम्ही त्यासाठी हे बनवलं आहे. तर याच्यामध्ये आपल्या घरातले जे सामान आहे ते 7 ते 8 दिवस, 10 ते 10 दिवसपर्यंत ताजे राहू शकते. याच्यामध्ये पहिला लाकडाचा बॉक्स आहे, कारण लाकडे उष्णतेचे दुर्वाहक आहे. आणि याच्यामध्ये 2 टोपल्या एकावर एक आहेत. याच्यामध्ये लाकडाचा भुसा आहे याच्या खाली आणि एक ओले गोंदपाट आहे. ही टोपली आहे त्याच्या आजूबाजूला काय तुम्ही ठेवलेलं आहे? ओले गोंदपाट ठेवलं आहे कारण ओले गोंदपाट आहेत. हां, कारण त्यामुळे आतमध्ये थंडावा निर्माण होतो. ते यामध्ये पाणी टाकावं लागतं? हां, पाणी टाकावं लागतं. तर पाणीचा लेवल कुठपर्यंत म्हणजे किती आपल्याला ठेवावं लागतं? नाही म्हणजे फक्त हे ओलाव्यासाठी. आणि हे विटांचे पण तुकडे आहेत, कारण त्या विटांमुळे ते उष्णता शोषून घेतात आणि तापमान थंड राहतं. आणि आपण काय काय यामध्ये ठेवू शकतो? पालेभाज्या, फुलं जे आपण फ्रीजमध्ये ठेवतो त्याच्यात ठेवू शकतो. जेवण ठेवू शकत नाही, फक्त पालेभाजी आणि असं नाही आहे. कारण आम्ही छोटं मॉडेल बनवलं आहे म्हणून आम्ही याच्यातही ठेवतो. आपण ह्याला पाहिजे तेवढं मोठं करू शकतो आणि त्यामध्ये जेवण वगैरे काही पाहिजे ते सगळं. किती दिवस यामध्ये नॅचरल पद्धतीने सर्व वस्तू चांगले राहू शकतात? 8 ते 10 दिवस. 8 ते 10 दिवस. आणि समजा हे तुम्ही एक छोटंसं हे बनवलेलं आहे लाकडाचं आणि जे टोपली लावलेली आहे, गोंदपाट लावलेलं आहे, तर तुम्हाला ह्या प्रोजेक्टसाठी किती खर्च आला साधारण? किती? 500च्या कमीच खर्च. 500च्या आतमध्ये तुमचा हा प्रोजेक्ट रेडी झालेला आहे. हम सब अपनी सिटी को स्मार्ट बनाने में तो लगे हुए होते हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी से आप जब गुजरो तो आज भी आपको रास्ते पे कचरा या कहीं पे डस्टबिन होगा जो BMC की तरफ से रखा जाता है, वो भी ओवरफ्लो होता है और पड़ा हुआ रहता है. नेक्स्ट जब BMC आएगी या कोई कंप्लेंट करता है उनको, तब वो गार्बेज पिकअप होगा. और मेरे पीछे मैं भी आपको दिखाऊंगा, मेरे पीछे जो है ये स्मार्ट डस्टबिन है. एक स्मार्ट सिटी में इस तरीके का स्मार्ट डस्टबिन कितना काम आएगा मैं आपको बताता हूँ. ये डस्टबिन के मैं करीब जा रहा हूँ और जैसे मैं इसके करीब जाता हूँ आप देख सकते हो कि इसका लीड ऑटोमेटिकली ओपन हो गया है और विदाउट मैं टच किए मैं इसमें कचरा डाल देता हूँ, ताकि इसके आसपास का जो भी कचरा मेरे हाथ में जो भी इन्फेक्शन या जो भी होगा मेरे हाथ में नहीं लगे. सबसे पहले तो हम इन बच्चों से जानते हैं जिन्होंने इसे डिज़ाइन किया है. सो गुड आफ्टरनून, आई एम निशा यादव. गुड आफ्टरनून, आई एम उज्जवल पाटिल. सो द नेम ऑफ आवर स्कूल इज़ द मॉडर्न इंग्लिश हाई स्कूल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल our intention is that from this small idea we can achieve a big goal. So first of all, in most of the places in India the rule of waste management is not followed, and the secondly one is majority most of the dustbins does not have lid, and due to the unawareness of municipal officer different types of problems have arise. For example, different types of diseases are created such as dengue, malaria, typhoid,
bad odor is created in the air and causing difficulties for the people who are moving from that particular area. So, for the prevention of these types of problem, we have brought a new idea called Smart Dustbin. In the Smart Dustbin, we have to put two life-saving concepts. First is automatic lid opener. Without coming in contact with bacteria and viruses, we can put our garbage. Second life-saving concept is a monitoring system of garbage in the dustbin. We have made a web page that will just monitor the garbage level in the dustbin. This web page will provide it to municipal office and it's a very life-saving. The overflow of dustbin will be prevented from this. By implementing this smart dustbin, we will get two main benefits. First of all, without touching the lid of the dustbin, the garbage can be thrown in the dustbin and the bacteria which are present on the dustbin will not come in contact to our body. And the secondly one, when the dustbin will fulfill with 80 to 90% garbages, then a notification with the help of Arduino and IoT will be sent to the municipal officer. And by this thing, the work of the municipal officer will become more easier and the garbage will be collected on time. हमें सर कोई मोनोपोली और बिजनेस को प्रिवेंट नहीं करने का, हमें सर बस सोल्यूशन करने का। इसलिए सर हमने आगे अपने अपडेट्स में हम क्या करने वाले हैं, हम से कम्पैक्ट बॉक्स बनाएंगे जो शॉक प्रूफ और वाटर प्रूफ होगा और इस पूरी थिंग को उसमें बस हमको क्या करना है कि जो डस्टबिन है उसमें बस हमें इसको जो फिट कर देगा जिससे उसी वक्त वो स्मार्ट डस्टबिन हो जाएगा और हमारा जो वायरस IoT सिस्टम है उस वेब से कनेक्टेड होगा और डायरेक्टली वो म्युनिसिपल ऑपरेशन को चले जाएगा। तो बस एक सिस्टम लगाने से ही वो प्राइस घट भी जाएगा और साथ ही स्मार्ट डस्टबिन बन जाएगा। In short, we want to say you that this small thing can bring a big change. So let's be a part of solution, not a part of pollution. Thank you. मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर BMC कमिश्नर वीडियो देख रहे हैं तो आप इमीडिएटली इन बच्चों को कांटेक्ट कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि आप तो लाख कोशिश करते हो कि सिटी को आप क्लीन रखें या उसे स्मार्ट बनाए, लेकिन स्मार्ट तब बनेगा जब इस तरीके का स्मार्ट डस्टबिन का भी उसमें योगदान होगा। इन बच्चों से मिलिए और इनसे और आप जानिए और इसको आपके सिटी में इम्प्लीमेंट कीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। कोविड के पीरियड से लोग ज़्यादा ही हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। हमें डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं कि सबसे पहले अपना हाथ सैनिटाइज़ कीजिए, अगर घर में कोई सामान है उससे छूने से पहले उसको भी सैनिटाइज़ कीजिए, लेकिन सैनिटाइज़र का ज़्यादा इस्तेमाल भी हमारे लिए हानिकारक होता है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट में इन बच्चों ने कुछ डिज़ाइन किया है अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजेशन बॉक्स। तो हम इसमें देखते हैं, इनसे जानते हैं कि इसका क्या बेनिफिट और क्या क्या चीज़ें इसमें हम सॅनिटाईज कर सकते हैं। यश भाऊसाहेब सोरटे माझं पूर्ण नाव आहे। आम्ही मरोळ प्रागतिक हायस्कूलमधनं आलो आहे। माझं नाव रोहित लक्ष्मण जाके, आम्ही मरोळ प्रागतिक शाळेमधून आलो। आम्ही ह्या अल्ट्रावायलेट बॉक्स आहे जेणेकरून आपण कुठलीही वस्तू जेणेकरून ह्यात आपण निर्जंतुक करू शकतो। यात आम्ही एक UV लाईट लावली आहे जेणेकरून वस्तूवरील बॅक्टेरियाचा नष्ट हो। ती आता आम्ही हे चालू केलं, यात एक बॉटल ठेवली आहे ती आता आपण हे ऑफ करूया। आता ही वस्तू सॅनिटाईज झाली आहे, ही कम्प्लीटली 100% सॅनिटाईज झाली। जम्स पण मी एक बाळाचं खेळणं घेतो, बाळ सारखं हाताळतो। आधी बॉक्स ओपन करा। हे जे अल्ट्रा व्हायलेटचं आपण बनवलेलं आहे, हे अल्ट्रा व्हायलेट लाईट आहे बरोबर, ही लाईट आहे आणि आतमध्ये आपण पूर्ण फॉईल यूज केलं आहे। चारी साईड आणि वरती आणि खाली फॉईल लावण्याचं कारण काय? कारण कुठलीही वस्तू लाईट ही सगळ्या वस्तूवर परावित म्हणजे रिफ्लेक्ट होईल चारी डायरेक्शनवरून, म्हणून ही फॉईल लावलेला आहे। आता ही वस्तू ठेवतो आम्ही, ही तुम्ही आता सॅनिटाईज करण्यासाठी ठेवली आहे। आता हे मॅन्युअलवर करतो, तर हे बघा इथं तर लाईट दिसेल तुम्हाला। तर जेव्हा आपण खोलतो, जेव्हा बटन म्हणजे आतली लाईट चालू असते तेव्हा इथे बजर वाजतो एक, तो वाजल्यानंतर समजून जायचं की आतमध्ये लाईट चालू आहे आणि मशीन ही चालू आहे। तर आता इथे टायमर लावले, हे इंडिकेटर आहे की सॅनिटाईज होते, इथे ग्रीन आहे म्हणजे ते सॅनिटाईज होते। तर इथे ही आम्ही एक सेन्सर लावला आहे, तो सेन्सर जेणेकरून आतमधली लाईट चालू आहे हे कळण्यासाठी इथे आम्ही एक लाईट लावली आहे। तर आता ही सॅनिटाईज झाली आहे। ही आता एक बाळाची खेळणी आहे, ती आता सॅनिटाईज झाली आहे। ही बाळाची जी खेळणी आहे 100% सॅनिटाईज झाली आहे, सेफ्टी आणि विदाउट युजिंग एनी सॅनिटायझर। हां, जेव्हा आपण पेपर किंवा
कुठल्याही पेपरला सॅनिटाईज लावतो तेव्हा त्याची इंक पसरते. तसं न होता आपण ह्यात टाकल्यावर ह्यात ठेवल्यावर तर ती वस्तू आपोआप सॅनिटाईज होते. म्हणजे एखादी वही किंवा बुक पण आपण यामध्ये सॅनिटाईज करू शकतो. आणि हे बनवायला आपल्याला किती कॉस्टिंग आलं? इथे हे बघा आम्हाला 4001 रुपये. 4001 रुपये आपल्याला हे बॉक्स बनवण्यासाठी आपल्याला कॉस्टिंग आलं है. तो बॉक्स के अंदर किस तरीके से बना ये इसका सर्किट डायग्राम जो इधर है. ओके, ये सर्किट इन्होंने ये सर्किट को यहाँ पे फिट किया और ये सेंसर है. और इसकी लाइफ कितनी है? जैसे अभी आपने इसको बनाया है, अगर एक बार इतना एक्सपेंड आपने किया है 4000 रुपीज़, तो इसको कितना यूज़ कर सकते हो? कितनी बार यूज़ कर सकते हो? जितना चाहे आप. हाँ, जितना चाहिए. मतलब वारंटी. हाँ, 1 साल की रहेगी. 1 साल की वारंटी मिलेगी इस पर. 1 साल में अगर कुछ होता है तो आप उसको सर्विस दोगे, रिप्लेसमेंट या उसको रिप्लेसमेंट. जो ये सैनिटाइज़र का बॉटल है, ये 250 ml का बॉटल है. इसमें समझो सैनिटाइज़र है. ये 250 ml का बॉटल है ना 90 रुपीज़ में मिलता है. 90 रुपीज़ पे वैसे नहीं करके जो अपन ये 90 रुपीज़ का बॉटल से जितना सैनिटाइज होता है ना, जितना चीज़ सैनिटाइज होता है ना, उतना ही चीज़ जर इसमें अपन ने सैनिटाइज किया ना तो 2 रुपये का खर्चा आता है. और इसमें अपन 90 रुपये डालते हैं. इसमें 2 रुपये का खर्चा. तो 2 रुपये का खर्चा, और 2 रुपये खर्चे एक टाइम पे आप काफ़ी चीज़ों को सैनिटाइज कर सकते हैं. 2 रुपये का खर्चा है. ठीक है, थैंक यू. यहाँ पे एक और प्रोजेक्ट है जिसको यहाँ पे टाइटल दिया है आयन हार्ट. My name is Kunal Pawar and my name is Ankush Nishad. Be little loud. We are from CNPKT Vidya Mandir. We have created a project named Iron Heart, in which we have created a helmet using cardboard and etc. We have cut it out into like the reference picture and glue it together. After that, we cut out the face part and adjust it with the rubber band and the wire. After that, we attach 2 magnets, one in the forehead area and one in the jaw. Once initially the magnets are attached to each other, but when the mouth is open, it snaps back to its position, means the helmet is open. Here we have created an AI. We have created a Bluetooth speaker with the help of a speaker, a Bluetooth kit and a battery which is chargeable. So we can access a Bluetooth speaker through our phone by connecting it through the Bluetooth. So if we ask any question, the answer will come out from here. What is arc reactor of Iron Man? The sound comes out from the speaker and it gives the answer about it. So this is how we created our project Iron Heart. पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम, उसके बाद में गैस पे लोग गाड़ी चला रहे हैं, CNG पे गाड़ियाँ चल रही है, और फ्यूचर ये होने वाला है कि इथेनॉल फ्यूल, इस पे हमारा फ्यूचर होने वाला. कार बाइक जो भी है उसके लिए अभी से प्लॅनिंग्स चल रही है. माझे नाव ज्योती तानाजी शिर्के आणि माझे नाव अक्षरांत वागचे. मी इयत्ता 8वी ते इयत्ता 7वी ते आम्ही मुरारवाडा हायस्कूल या शाळेत शिकतो आहे. आम्ही इथेनॉलचं एक निर्मिती सांगणार आहे. आमच्या प्रकल्पाचे नाव लाख दुखों की एक दवा इथेनॉल होय. 1972 साली ब्राझीलमध्ये इथेनॉलला राष्ट्रीय इंधन म्हणून मान्यता मिळाली. आपण साखर कारखान्याचे उपउत्पादन म्हणून इथेनॉल निर्मिती करतो. इथेनॉलमध्ये वेग वाढवण्याची ताकद आहे, म्हणून जास्त वेगाने जायचे असेल तर इथेनॉल वापरावे. रेसिंग गाड्यांमध्ये मिथेनॉल वापरले जाते. वाहन उद्योगात इथेनॉल किंवा मिथेनॉल ही स्वागतार्ह गोष्ट आहे. ज्या जमिनीवर मका किंवा ऊस पिकवला जातो ती जमीन अन्नधान्यासाठी वापरायची की इंधनासाठी वापरायची हा आक्षेप असला तरी आपण थोडा विचार करणे आवश्यक आहे. वाया जाणारे अन्नपदार्थापासून इथेनॉल केल्यास कोणाचा आक्षेप नाही, पण इथेनॉलसाठी चांगली सुपीक जमीनच वापरायची, पाणी घालायचे आणि अन्नधान्याऐवजी इथेनॉल करण्यावर लोकांचा आक्षेप आहे. पण पडीक जमिनीवर बांबू लावल्यास बांबूपासून इथेनॉल तयार करता येते. त्यासाठी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स ते तंत्रज्ञान दिले. हैदराबादच्या एका संस्थेने तिथं कारखाना बनवण्याचे ठरले. पण पडीक जमिनीवर बांबू लावून इथेनॉल निर्मिती केल्यास ते अधिक चांगले होईल. चांगल्या दर्जाचे इथेनॉल तयार करून जगातल्या निर्यातीकडे लक्ष दिले पाहिजे. आपल्या इथेनॉलची किंमत जगातल्या इथेनॉलच्या किमतीच्या तोडीला आली पाहिजे. पंजाब हरियाणातील शेतकऱ्यांनी टाकाऊ शेतीवर जाण्यापेक्षा इथेनॉल निर्मिती केल्यास त्यांचे उत्पन्नही वाढेल. इथेनॉल जैवतंत्रज्ञानाला पूरक आहे. कोरफडीपासूनही ते तयार करता येते. इथेनॉलमध्ये
इथेनॉल हे लाकडापैकी एक दवा आहे. आपण इथेनॉल केळीच्या सालीपासून, आणखीन ऊसाची मळी आहे ना त्याच्यापासून पण बनवू शकतो, कोरफडीपासून, बांबूपासून आणि बनवू शकतो आपण इथेनॉल. मग आम्ही ना काय केलं, एक चंबू घेतला, गोल चंबूत केळाची साल टाकली, खालतून स्पिरिटचा दिवा आहे, स्पिरिटच्या दिवाला आग लावली. मग इथून त्याचं जे वाफ आहे होते ना ती इकडे पाईपमध्ये जाते. मग त्याचे बाष्पीभवन होऊन तिथं खाली इथेनॉल तयार होते. कोणकोणत्या गाड्याला यूज होऊ शकतात? रेसिंग गाड्यांमध्ये आणि वाहन विविधगांमध्ये, जसं आपण आता चालवतो कार, अशा गाड्यांमध्ये उपयुक्त होऊ शकतात. एखादा शेतकरी आहे ज्याच्याकडे एवढं वेस्ट मटेरियल निघतं तर तो पण प्लांट वगैरह सेट करून करू शकतो. तो दोस्तों फ्यूचर इथेनॉल फ्यूल का ही है और ये बच्चे लोगों ने एक एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि केले के जो छिलके होते उसका वेस्ट मटेरियल है, गन्ने का जो छिलका होता है उसका वेस्ट मटेरियल है, और बाम्बू है, बाम्बू से, और उसके बाद में जो एलोवेरा है, एलोवेरा, ये सारी चीज़ों से हम किस तरीके से एथेनॉल बना सकते हैं. इन लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट यहाँ पे मतलब प्रेजेंट किया है जिसमें जो फ्यूचर में नेसेसरी होने वाली हम लोगों को, जिसमें फ्यूचर जाने वाला है फ्यूल के मामले में, वो बताने की कोशिश की है. आपको जो ये लेंस पे नज़र आ रहा है ये सेंग का छिलका, जो हम सेंग को भूनते हैं या कच्चा सेंग जो हम खाते हैं, खाने के बाद में उसके जो शेल्स होते हैं उनके छिलके हम उसे वेस्ट में फेंक देते हैं. लेकिन अगर आपको पता चले कि इस वेस्ट मटेरियल से भी कुछ बन सकता है तो कैसा रहेगा. तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हमें बताएंगे कि इसके वेस्ट मटेरियल से क्या क्या चीज़ें बन सकती है, वो मैं आपको बताता हूँ. My name is Shafin Naushad Chi. My name is Owais Ansari. We are studying in Sri Handi Bhuta High School. So we had made your biopot by using the biodegradable substances like groundnut shells, dry cow dung, wood ash, multani soil and water. First we would grind groundnut shell with the help of mixer. After grinding the groundnut shell, we would get this type of powder of groundnut shells. Then we would add 50 grams of cow dung, 25 grams of wood ash, 25 grams of multani soil into the powder of groundnut shells. Then add needed water to it to turn it into a dough. Now after making a dough, we would put that dough into this mold to give it appropriate shape. Now after giving the shape, we would put it under the sunlight for 36 to 48 hours to dry. After that, our biopot is ready to use. We can even decorate it by using e-colors. There are many advantages by using this biopot. Like our biopot is eco-friendly, it does not lead to the soil pollution and is not hazardous to the environment. It is completely biodegradable. It decomposes in the soil when put it into the soil pit. It provides nutrition to the plant which is grown in it. After the pot decomposes in the soil, it proves to be a natural fertilizer for the plants. It reduces the usage of plastics as saplings are planted in the black polythene. As polythene are non-biodegradable, it does not decompose in the soil. It gives boost to cottage or small scale industry. It can create employment opportunities in cities as well as in villages. The materials used to make our biopot are completely biodegradable and is available in nature or environment at very affordable rates. The procedure to make our biopot is simple and economical. Due to wood ash is used for making this biopot, it stops the growth of slug and snail. Our pot is based on RRR, that is reduce, reuse and recycle. This is a novel invention by us which can reduces the usage of plastic. Thank you. Thank you. So is any chemical used in it or it is chemical free? No. It is chemical free. Chemical free. दोस्तों धारावी पढ़ने के बाद में आपके माइंड में क्यूरियोसिटी होगा कि धारावी और क्या है, मतलब क्या बताना चाह रहे बच्चे. तो हम इन्हीं से बात करते हैं कि क्या इनका प्रोजेक्ट है. सबसे पहले तो आपका नाम बताइएगा नहीं, काय तुमचा प्रोजेक्ट आहे त्याबद्दल थोडं सांगा. गुड आफ्टरनून, माझं नाव भविष्या. नमस्कार, माझं नाव गुंजन.
आमच्या प्रोजेक्टचं नाव आहे सौर ऊर्जेची कास धरूया, स्वच्छता अभियान राबवूया. आपण आपल्या शहरामध्ये पाहतोच की ते काही नाले आहेत जे जमिनीवरून वाहतात आणि त्या नाल्यांना डम्पिंग ग्राउंडचं स्वरूप आलं आहे, ते आपण इथे पाहू शकता. आणि ह्याच्यावर नियंत्रण करण्यासाठी आम्ही जैविक प्रक्रिया, सांडपाणी क्रिएटेड वेटलँड ह्या सगळ्याचा उपयोग करणार आहोत. या प्रोजेक्टमध्ये आम्ही 4 मेन स्टेप केले आहेत, जे आहे सेग्रेशन म्हणजेच घटक वेगळे करणे, सेकंड आहे ऑक्सिडेशन, तिसरी आहे फिजिकल ट्रीटमेंट आणि चौथी आहे क्रिएटेड वेटलँड. फर्स्ट म्हणजे सेग्रेशन. ह्याच्यामध्ये आम्ही सेग्रेशन करण्यासाठी इथे एक सोलार बोट बनवली आहे. जे जागेचं शॉर्टेज असल्यामुळे आम्ही दुसऱ्याच्या भांड्यामध्ये वर्क करून दाखवतो आहे. ते ऊन नसल्या कारणासाठी वर्क नाही होत आहे. त्याच्यामध्ये काय होणार, जेव्हा ती सोलारवरती वर्क करणार तेव्हा जो कचरा असणार तो त्या ह्याच्यामध्ये जाळीत अटकणार. त्याच्यानंतर जे बारीक कण असणार, ही जी जाळी म्हणजे सोलरच्या खाली पॅनल खाली अशी जाळी असणार. हो ठीक आहे. आणि जाळीमध्ये हे घाण कचरा असं ते अडकणार. त्याच्यानंतर जे बारीक कण असणार आणि अडकल्यानं म्हणजे असे कचरा हे फिल्टर असणार आणि असा कचरा एका साईडला जमा होणार. त्याच्यानंतर जो बारीक थोडाफार कचरा उरला असणार तो मेश वायरच्या साह्याने आपण क्लीन करणार. जे आपण रिअलमध्ये करायला जाणार त्या 75 मीटर अंतर मिनिमम त्याच्यामध्ये ठेवणार. सेकंड स्टेप आहे ऑक्सिडेशन. ह्याच्यामध्ये काय होणार, शैवाल, सूर्यप्रकाश आणि जीवाणूच्या साह्याने आपण जो पाण्याचा गाळ असणार ना तो खाली बसणार आणि जे बऱ्यापैकी स्वच्छ झालेलं पाणी आहे ते पुढे जाणार. त्याच्यानंतर जे ऑक्सिडेशन केलेलं पाणी आहे ते या 3 कंपार्टमेंटमधून जाणार. फर्स्ट कंपार्टमेंटमध्ये अंदाजे 0.25 मीटर लांब रुंदीचे दगड आहेत. सेकंड स्टेपमध्ये 0.10 रुंदीचे दगड आहेत आणि ही आहे सँड. ऑक्सिडेशन केलेलं पाणी या 3 कंपार्टमेंटमधून जाणार आणि जर बारीक कचरा राहिलास तो वाळूमुळे सेपरेट होईल. त्याच्यानंतर ऑक्सिडेशन केलेलं पाणी आहे नॅचरल पद्धतीने करतात ते तसं. त्याच्यानंतर जे वेटलँड सिस्टममध्ये जाणार आणि मग आपण वेटलँड सिस्टममध्ये किंवा याच्याऐवजी क्लिन्झिंगसाठी, गार्डनिंगसाठी आणि याच्या अजून काही कामासाठी आपण यूज करू शकतो. आणि जे 100% सांडपाणी ते 70% सांडपाणी त्याच्यामध्ये युजेबल आहे. आणि अशा प्रकारे सगळे नॅचरल रिसोर्सेस असल्यामुळे तो कमीत कमी खर्चामध्ये पार पडू शकतो. म्हणजे जसं की नालेमध्ये तुम्ही मेन्शन केलं की नाले वाहतात, ओव्हर पण आणि अंडर पण, तो पाणी खूपच घाण असतो. तर तो पाणी म्हणजे आपण हे घाण कचरा काढल्यानंतर तो थोडं प्युरिफाय होऊ शकतो. थोडा होऊ शकतो पण तो शेतीसाठी तो त्याच्यासाठी आणखी आपल्या शेतीसाठी यूज करायचा. त्याच्यामध्ये आणखी काही प्रोसेस करून फिल्टर करून तो योग्य आहे की नाही, त्याचा पीएच परफेक्ट आहे की नाही शेतीसाठी. कारण की आपण भाज्यांसाठीच पाहतो वेगवेगळ्या पीएचचं मातीचं सॉईल वगैरे पाणी वगैरे लागतं, तर ते परफेक्ट बघून आपल्याला करावं लागतं. आणि मेन गोष्ट आहे सूर्य हा ऊर्जेचा अखंड स्रोत आहे, तर आपण सौर ऊर्जेचा वापर करू शकतो. म्हणजे सोलर एनर्जी जर आपल्याला हे प्रकल्प करायचं पण असेल तर इलेक्ट्रिसिटीची आवश्यकता आहे. आपण सोलर पॅनलनी म्हणजे ते 24 तास पण चालू राहू शकतो. म्हणजे कॉस्टिंग कमी येणार एखादं डिपार्टमेंट जर पूर्ण नॅचरल. My school name is IS Secondary School Marur. My project name is wind turbine. I am using a wheel and a DC motor. When winds come, it converts wind energy into electric energy. When winds come, the wheel start rotating, and similarly the DC motor also. DC motor convert wind energy into electric energy. Okay, this is the energy produced by this wind. मेरे पीछे जो ये प्रोजेक्ट है ये सोलर से रिलेटेड है कि सोलर एनर्जी का क्या बेनिफिट हो सकता है. माय नेम इज सर्वविपुल वाडेल. आई स्टडी इन 7th A. माय स्कूल नेम इज JES English School. This is our project called solar irrigation system. It will be helpful for the farmers and for agriculture. There will be solar panels placed on the house of the farmer. The farmer will need to on the button. It will pass the water to the farm. This is well from which it is collected to the farm. When the farmer will on the button, it will pass water to the farm and it will be more cheap and will be most helpful for the farmer. As my name is Neena Nandakishore Kartode. As we know in India, the sunlight is 6 hours to 4 hours in a day. So we can use solar power and it is the future of our country. Here the solar powers are used for household purpose, and this is the this is a well
This is underground water which will be used by this well. थँक्यू. IS सेकंडरी स्कूल मरोड. आणि आपण जो इथे प्रोजेक्ट लावलेला आहे ते म्हणजे काय, कशाबद्दल आहे? म्हणजे ज्या ठिकाणी पूरजन्य परिस्थिती असते तिथे दूषित पाणी असते, फक्त शुद्ध पाणी आपल्याला उपलब्ध होत नाही. म्हणून अशा परिस्थितीमध्ये उपलब्ध दूषित पाण्यापासून शुद्ध पाणी मिळवण्याचे काम हा प्रोजेक्ट करतो. म्हणजे यामध्ये अशुद्ध पाणी घालायचं, याच्यात अशुद्ध पाणी असतं. आता यामध्ये शुद्ध पाणी पडतंय आणि यामध्ये नको असलेलं पाणी पडतं. सेडिमेंट फिल्टर म्हणजे हा पाण्यातील गाळ, घाण आणि इतर दूषित काढण्यासाठी मदत करतो. आणि हा दुसरा आहे कार्बन फिल्टर म्हणजे हा पाण्यातील क्लोरीन आणि इतर सेंद्रिय दूषिते काढून टाकतो आणि पाण्याची वाईट चव घालवतो. आणि हा तिसरा RO फिल्टर आहे, हा पाण्यातील अशुद्ध घटक कमी करतो. म्हणजे RO फिल्टरला प्रेशरची गरज असते ना, तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे वाटर प्यूरिफाई हो रहा है. ख़राब पानी को रिसाइकल करके शुद्धिकरण करके पीने के इस्तेमाल में कर सकते हैं और जो दूसरा पानी है हम हमारे अलग काम के लिए इस्तेमाल करते हैं. यहाँ पे 2 छोटे बच्चे हैं और जैसे देख के हमको ऐसा लगता है कि एक कंटेनर है और एक आगे ट्रक या गाड़ी है. मी इन बच्चों से जानने की कोशिश करते कि क्या इनका बेसिक थीम क्या बना. नमस्कार, माझे नाव अथर्व सुधीर वाळकूर. मी आता 8वी मध्ये शिकत आहे. माझ्या शाळेचे नाव श्री समर्थ विद्यालय आणि कनिष्ठ महाविद्यालय. नमस्कार, माझं नाव रिजवान शेख. मी आत्ता 8वी श्री समर्थ विद्यालय या शाळेत शिकत आहे. मी आज इलेक्ट्रिक कंटेनर बनवला आहे. याला काय नाव दिलं? यात्री कंटेनर. हां, इलेक्ट्रिक कंटेनर ज्याला इंधनाची गरज नाही. यात आम्ही काही बॅटरीज ठेवलेल्या आहे. वाहन जोपर्यंत चालू राहतं तोपर्यंत बॅटरी चार्ज होत राहतात व त्या बॅटरीचा वापर आम्ही योग्य त्या ठिकाणी करू शकतो. यात पुढे लाईट लावलेला आहे. स्पीड जर आउट ऑफ कंट्रोल झाला की ते लाईट लागतो आणि त्या लाईटचा उजेड डोळ्यावर चालकाच्या जास्त प्रमाणात पडल्यामुळे तो चालक आपली स्पीड कमी करण्यास मदत होते. आणि इथे फ्रीजर दिलेले आहे. मिल्की प्रोडक्टसारख्या भाजी फळे म्हणजे दूरपर्यंत आणणे आता ह्याच्यामुळे शक्य झाले आहे. म्हणजे जे यामध्ये दूध आणि फळभाजी ते कॅरी करतात ते लांब ट्रान्सपोर्ट असतं, तिकडून आणणे सोपं, कारण ते खराब होणार नाही कारण फ्रीजर आहे. आता तुम्ही हे प्रोजेक्ट डिझाईन केलं तर त्याला किती खर्च आला तुम्हाला बनवायला? एवढं जास्त नाही, म्हणजे जे का मला कामाला लागलं नाही ते सामानचं फक्त मी वापरते. जे वेस्ट मटेरियल होतं ते तुम्ही वापरलं. फक्त सर्वात जास्त तुम्हाला फक्त नटबोल्टमध्ये खर्च जाणार, बाकी काही कशाहीमध्ये खर्च जाणार नाही. हे सगळं तुम्हाला असंच मिळेल. दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जीबिशन है और एग्जीबिशन काफ़ी बड़ा है और मैं सारे जितने भी प्रोजेक्ट्स थे मैं सब कवर नहीं कर रहा हूँ. अगर मैं सब कवर करने जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा. तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि निकुंज हाई स्कूल में एग्जीबिशन चल रहा है और 30 जनवरी, 31 जनवरी और 1 फेब ये 3 दिन एग्जीबिशन चल रहा है यहाँ पे. तो आप आइए यहाँ पे विज़िट कीजिए और पर्सनली इन प्रोजेक्ट को देखिए. आप काफ़ी इन्जॉय करेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. वीडियो को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वाइंड अप. और अगर आपको वीडियो पसंद आता तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में कमेंट करना कि आपको सबसे अच्छा प्रोजेक्ट कौन सा लगा. तो मैं मिलूँगा आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ. तब तक के लिए जय शिवराय.